हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल और स्टडी एकेडमी में। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 11th का फिजिक्स, है ना। और ये जो है हमारा चैप्टर 3 है, अध्याय 3, सरल रेखा में गति, जिसे हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात उठता है कि सरल रेखा में गति क्या है ना। तो सरल रेखा, सरल मतलब होता है आसान, रेखा मतलब तो रेखा होता ही है, में गति। तो यहाँ पर 3 वर्ड आ रहे हैं, सरल रेखा में गति, है ना। तो इन सभी को समझने के, अब गति को समझने के लिए अब इसमें से पहले गति उठा लेते हैं कि गति क्या होता है ना। गति जब होता है तो फिर कोई वस्तु रुका होता है तो उसे विराम कहा जाता है, वो क्या होता है ना। तो इसके बारे में हम लोग अभी जानकारी प्राप्त करेंगे और बढ़िया से इसका अध्ययन करेंगे हम लोग, है ना। तो देखिए कि सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं टॉपिक कि विराम और गति, है ना। तो विराम और गति, विराम को इंग्लिश में हम लोग रेस्ट कहते हैं और गति को हम लोग मोशन कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि जब आप विद्यालय जाने के लिए घर से निकलते हैं तब आप सड़क पर चलते हैं। इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं, गति अवस्था में है ना। और आप स्कूल पहुंचकर अपनी कक्षा में बेंच पर जब बैठ जाते हैं तब आप स्थिर हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप विराम अवस्था में आ जाते हैं। तो थोड़ा सोचिए कि चल रही अवस्था और रुकी हुई अवस्था में क्या अंतर होता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि चल रही अवस्था और रुकी हुई अवस्था में क्या अंतर होता है। हम कब कहते हैं कि कोई वस्तु चल रही है और कब कहते हैं कि वह वस्तु रुकी हुई है। तो आपका सीधा सा आंसर होगा कि आप कह सकते हैं कि यदि समय बीतने के साथ वस्तु का स्थान बदल रहा है ना, तो वह चल रहा है, और यदि उसका स्थान नहीं बदल रहा है तो वह विराम में है। पर इस परिभाषा में थोड़ा सा क्या हो जाता है, सावधानी की आवश्यकता होती है। क्यों सावधानी की आवश्यकता होती है? क्योंकि अगर आप देखें रिक्शा को, अब अगर आप मान लीजिए कि आप विद्यालय जाने के लिए आप एक रिक्शा का प्रयोग करते हैं और रिक्शा को रोक लेते हैं, रिक्शा पर बैठ जाते हैं, फिर चलना स्टार्ट करते हैं घर से अपने विद्यालय के लिए, है ना। तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि क्या आप रिक्शा पर बैठे हुए हैं तो आप चल रहे थे या नहीं। आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आप चल रहे थे या रुके हुए थे। तो ये वाला जो है, अभी हमने बताया कि समय के साथ यदि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि वो गति अवस्था में है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो आप में तो परिवर्तन हो रहा है, आप जा रहे हैं, है ना। तो आप सिंपल से कहेंगे कि वस्तु चल रही है, यानी कि मैं पहुँच रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, है ना। लेकिन अगर कोई अन्य व्यक्ति अगर देखे उस रिक्शे की तुलना में आपको, अगर उसके गद्दी को देखा जाए रिक्शे के और उसके तुलना में अगर आपको देखा जाए तो आप वहीं पर बैठे हुए हैं और आप में थोड़ा सा भी उस गद्दी के सब अपेक्षा क्या हो रहा है, गद्दी को आप छोड़कर थोड़ा सा भी दूरी नहीं तय कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि आप में समय के साथ स्थिति में परिवर्तन आपके अंदर नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि आप विराम अवस्था में थे, आप गति अवस्था में नहीं थे, है ना। तो अगर हम लोग फिर से अगर पेड़ पौधों की तुलना में देखें या ज़मीन की तुलना में देखें तो हम ये कहेंगे, अपने ज़मीन की तुलना करेंगे तो बोलेंगे कि नहीं आप गति अवस्था में थे, है ना। और एक आध गो उदाहरण ले लेते हैं हम लोग कि मान लीजिए कि अगर कोई टेबल है और टेबल पे रखा हुआ बुक्स है, ठीक। तो मैं आपसे पूछूं कि क्या ये किताब गति अवस्था में है या विराम अवस्था में है, अर्थात टेबल पर पड़ा हुआ बुक्स जो है गतिशील है या विराम अवस्था में है। तो आपका सिंपल सा, अगर आप देखेंगे कि टेबल के सापेक्ष, तो आप बताएंगे कि नहीं किताब जो है विराम अवस्था में है। लेकिन अगर आप देखें सूर्य के हिसाब से, सूरज की तुलना करें तो सूरज के तुलना में तो धरती ही पूरा घूम रहा है, और जब धरती ही पूरा घूम रहा है तो आपका टेबल भी घूम रहा है, और टेबल घूम रहा है तो सिंपल सी बात है किताब भी घूमेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो किताब भी क्या है, हमारा गतिशील है, और टेबल भी गतिशील है। और ये पूरा जितना भी अगर हम लोग देख लें कि ये जितना भी धरातल पे वस्तुएं हैं ये सभी के सभी क्या है,
गतिशील है, और सभी के सभी क्या है, विराम अवस्था में भी है। यानी कि वस्तु जो होते हैं गतिशील भी होते हैं और विराम अवस्था में भी होते हैं, इससे ये तात्पर्य होता है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि संदर्भ बिंदु क्या है। तो अब हम लोग जानेंगे कि संदर्भ बिंदु क्या है, जिसे हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। तो सबसे पहले इसका परिभाषा देखने से पहले, लिखने से पहले, अब इसे पहले समझ लेते हैं हम लोग कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है या संदर्भ बिंदु क्या है ना, जिसे हम लोग निर्देश तंत्र भी कहते हैं। ठीक, तो हम बता दें आपको कि जिस वस्तु के सापेक्ष हम दूसरे कण के विराम या गति की बात करते हैं, हमने क्या वर्ड लिया दोस्तों, यदि किसी, जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक पेड़ है यहाँ पर, है ना, ये वाला हमारा एक पेड़ है और ये व्यक्ति है और ये जा रहा है, तो हम कैसे ये पता लगाएंगे कि ये गतिशील है कि विराम अवस्था में है। तो हम अगर ये पेड़ को देखें तो ये क्या हो रहा है, चल रहा है, और पेड़ रुका हुआ है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, संदर्भ बिंदु। समझ में आ रहा है। जैसे कि मान के चलिए कि जैसे मैं कोई गाड़ी ले लेता हूँ, यहाँ पर एक गाड़ी है हमारा, ठीक है, ये कोई गाड़ी है हमारा और ये रुकी हुई गाड़ी है, और एक बगल से गाड़ी निकल के जा रही है ना, ये एक गाड़ी है निकल के जा रही है अब इसके आगे, तो हम किसके रिस्पेक्ट में बताते हैं कि ये गाड़ी चल रही है, अगर हम चक्कर ना देखें तो, है ना। तो आप बताएंगे कि ये रुका हुआ है तो इसके तुलना में ये चल रहा है ना, ये गतिशील है। तो जिसका तुलना हम लोग करते हैं, है ना, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, संदर्भ बिंदु। तो इसका हम लोग परिभाषा देख लेते हैं अब। तो हम बता दें आपको कि संदर्भ बिंदु को समझने से पहले हम लोग स्थिति, पथ की लंबाई एवं विस्थापन, ये हमारा एनसीईआरटी का हेडिंग है दोस्तों, ठीक है, और इसके अंतर्गत ही हम लोग संदर्भ बिंदु क्या है, गति, कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति का परिभाषा क्या होगा, विराम में है तो विराम का परिभाषा क्या होगा, है ना। फिर पथ की लंबाई का मतलब होता है दूरी क्या होगा, विस्थापन क्या होता है ना, और स्थिति तो आप जान ही चुके हैं, है ना। तो पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये सभी के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो संदर्भ बिंदु के बारे में बात किया, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे परिभाषा देख लेते हैं, है ना। जो मैंने बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस वस्तु के सापेक्ष हम दूसरे कण के विराम या गति की बात करते हैं, है ना, उसे हम निर्देश तंत्र या हम कहते संदर्भ बिंदु कहते हैं, राइट। अब देखिए इसके बाद आ जाता है गति। तो आप जानते हैं किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, तो उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, इस स्थिति को ही गति कह देते हैं, राइट। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग गति, जिससे हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, मोशन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे गति, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, मोशन। यहाँ पे देखिए कि यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा बदलती रहती है ना, तो वस्तु की इस स्थिति को हम लोग गति कहते हैं। जैसे मैं आप ले लीजिए कि नदी में चलती हुई नाव, ये समय के साथ क्या होता है, अपने अन्य वस्तुओं की तुलना में क्या होता है, अपना स्थिति बदलते रहता है। या वायु में उड़ता हुआ वायुयान, जिसे हम लोग जहाज कह लें, है ना, तो ये भी क्या होगा, अपने स्थिति में समय के साथ परिवर्तन करते रहता है। जैसे कि आप देखते हैं थोड़ी ही देर में वो कुछ दूर चला जाता है ना। अब आ जाता है विराम, जिसे हम लोग कहते हैं रेस्ट। तो विराम क्या है, विराम के बारे में भी जान लेते हैं। अब यहाँ पर देख लिया जाए दोस्तों कि विराम या रेस्ट क्या होता है ना। तो यहाँ पर देखिए कि यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष स्थान परिवर्तन नहीं करती है, तो वस्तु की इस अवस्था को विराम कहा जाता है, राइट। यानी कि यदि कोई वस्तु जो होता है अन्य वस्तुओं की तुलना में अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता, जैसे आप रास्ते का पत्थर देख लीजिए, वो उसी तरह पड़ा रहेगा, है ना। जैसे कोई घर देख लीजिए, वो क्या है, आप 1 घंटा बाद आइएगा, 2 घंटा बाद आइएगा, तो वो वहीं पर ही पड़ा रहता है ना। तो यानी कि उसके स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। वहीं अगर आप लोग गाड़ी को देख लीजिए या कोई चलती हुई आप ट्रेन को देख लीजिए, है ना, अभी थोड़ी देर रुका हुआ उसके बाद चलना स्टार्ट कर देता है, तो वो अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है। या हम लोग अन्य कोई जानवर को ही देख लें,
तो वो बैठा हुआ है तो वो रेस्ट में है। अगर वो अपने समय के साथ उसमें परिवर्तन हो रहा है, 1 घंटा बाद देखे वो कहीं और चला गया, तो वो क्या है, गति अवस्था में है ना। अब उसके बाद आ जाता है विराम का। बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, रुकी हुई गाड़ी, रुका हुआ यान, बहुत सारा पत्थर, घर, बहुत सारा है ना। तो या देखा जाए तो बहुत सारा है पृथ्वी पर, वरना सबको हमने बताया ही अभी अभी कि कोई वस्तु को हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई वस्तु गतिशील है या विराम अवस्था में है ना। सभी वस्तुएं यहाँ पे गतिशील भी है और विराम अवस्था में भी है। भरसक अब हमारा देखने का नज़रिया क्या है कि किस वस्तु के तुलना में हम देख रहे हैं उसको, राइट। अब हम लोग देखते हैं दूरी क्या होता है, जिसे हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे अब दूरी के बारे में देख लेते हैं कि किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में चली गई लंबाई को दूरी कहते हैं, है ना। किसी भी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, किसी भी दिशा में चली गई जो पथ की लंबाई होती है उसी को हम लोग दूरी कह देते हैं। जैसे आप अपने घर से विद्यालय गए, तो मान लीजिए कि 2 किलोमीटर चल के गए, है ना। कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर। तो हमने बोला कि घर से विद्यालय 2 किलोमीटर चल के गए और फिर 2 किलोमीटर चल के आए। तो हम पूछे कि आप कितना दूरी तय किए, तो जाने में 2 किलोमीटर और आने में 2 किलोमीटर, कुल मिलाकर कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर। और आप किसी भी दिशा में जाए उससे कोई लेना देना नहीं है ना। तो किसी भी दिशा में चली गई पथ की जो होती है लंबाई, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं, राइट। तो दूरी आप समझ गए होंगे। अब देखिए दूरी बराबर क्या होता है। तो दूरी अगर आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है दोस्तों? दूरी अगर आपको ज्ञात करना है तो आप पहले अपना चाल का पता लगाएंगे कि चाल क्या है, और उस चाल को चलने में समय कितना लग रहा है, ठीक। अगर ये 2 चीज़ का ज्ञान रहता है तो आप आराम से क्या निकालेंगे? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, राइट। दूरी जो होता है एक अदिश राशि होता है ना। इसमें कोई दिशा फिक्स नहीं होता है ना, ये कोई निश्चित दिशा में नहीं जाता है, राइट। तो दूरी एक क्या हो जाता है? हमारा अदिश होता है, केवल इसमें परिमाण ही होता है जिस कारण। अब देखते हैं आगे। तो अब देख लिया जाए दोस्तों, तो दूरी जो होता है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग कि दूरी सदैव धनात्मक होता है, यह कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकता है ना। तो दूरी हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी प्लस में होता है, या धनात्मक हम कह लें, लेकिन कभी भी शून्य नहीं हो सकता है ना। अगर जहाँ से शुरू किया है फिर वहीं पर लौट के आ जाए तो भी उसका चला हुआ जो दूरी होता है, हमने अभी बताया आप लोगों को, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर ले लिया जाए, तो कोई वस्तु अगर मान के चलिए यहाँ से चला 2 मीटर, यहाँ पे गया, ठीक। फिर यहाँ पे आया 1 मीटर, फिर यहाँ से आया 2 मीटर, है ना। फिर उसके बाद यहीं पर पहुँच गया फिर 2 मीटर तय करके, है ना। तो मैं पूछूं कि कुल दूरी कितना चला, तो 2 मीटर, 1 मीटर, 2 यानी 2 1 3, 2 5, 2 7 मीटर, कुल मिलाकर कितना हुआ? 7 मीटर हुआ, है ना। तो कभी भी जो दूरी होता है शून्य नहीं हो सकता है और ना ही ऋणात्मक हो सकता है, राइट। उसके बाद एसआई मात्रक जो होता है दूरी का मीटर होता है, और दूरी कैसी राशि है? तो एक अदिश राशि है, और दूरी का विमीय सूत्र जो होता है एल होता है ना। तो इतना बात आप ध्यान में रखिएगा, ये अंतर बताने में अच्छा रहता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखेंगे विस्थापन क्या है। क्या देखेंगे दोस्तों? विस्थापन क्या है। तो यहाँ पे हमने लिखा है विस्थापन, जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, है ना। तो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की अल्प दूरी या न्यूनतम दूरी कह लें को विस्थापन कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई वस्तु बिंदु ए पर था और फिर वो क्या हुआ कि जाते जाते बिंदु बी पर पहुंच गया, राइट। तो कहने का मतलब है कि हम मान लेते हैं कि इसका जो प्रारंभिक स्थिति था वो यक्षाई है, राइट, और अंतिम स्थिति क्या है? यक्षयफ है। अब यक्षाई और यक्षयफ से क्या तात्पर्य है यहाँ पर? तो यहाँ पे ये फाइनल स्थिति है और यहाँ पे ये इनिशियल स्थिति है ना, यानी ये प्रारंभिक स्थिति है और ये अंतिम स्थिति है। तो मैं पूछूं कि तो विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन बराबर हो जाएगा, विस्थापन को अगर हम लोग डेल्टा डी से सूचित कर ले, वेक्टर डेल्टा डी से, राइट। तो ये हो जाता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, यानी कि यक्षयफ और माइनस क्या हो जाएगा? यक्षाई, राइट।
तो ये दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है, हमारा विस्थापन कहलाता है। यानी कि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के अंतर को विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पर वही लिख दिया गया है, अर्थात डेल्टा डी वेक्टर डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ यक्स एफ माइनस वेक्टर यक्स आई, है ना। या आप लोग विस्थापन का दूसरा भी एक परिभाषा देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा है कि किसी विशेष दिशा में कण की स्थिति में परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। यहाँ पे बात हो रहा है किसी भी दिशा में नहीं, किसी विशेष दिशा में, है ना। कण की जो स्थिति है में परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कह देते हैं, विस्थापन कह देते हैं। अब आगे हम लोग जान ले, इसमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है जो कि जानना होता है। अब देखिए, चूँकि अब यहाँ पे मैंने बोला कि विस्थापन जो होता है किसी विशेष दिशा में होता है ना, तो इसलिए ये क्या होगा, इसमें दिशा भी है और परिमाण तो एकदम अवश्य होता है। तो यह एक सदिश राशि होगा। दूसरा नंबर, यह धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। यानी कि विस्थापन जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। और इसका एसआई मात्रक जो होता है, अब जान लीजिए कि ये पथ की लंबाई को ही हम लोग विस्थापन कहते हैं, लेकिन बस इसमें ये डिफरेंट होता है कि दूरी तो किसी भी दिशा में चली गई पथ की लंबाई होती है, लेकिन ये जो होता है विस्थापन एक निश्चित दिशा में चला गया दूरी होता है ना। लेकिन होता क्या है, दूरी होता है। तो विस्थापन भी एक दूरी है, तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। इसका विमीय सूत्र क्या होगा, एल होगा। चलिए, विस्थापन और दूरी को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपसे हम ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जैसे में आप देख सकते हैं कि जैसे हमने ले लिया कि कोई वस्तु जो है या पिंड कह दें हम लोग, ए से बी तक गया, या वस्तु है ए से बी तक 2 मीटर दूरी गया, फिर बी से सी तक गया 3 मीटर दूरी तय करके, ठीक है, और सी से पुनः ए तक आया 4 मीटर तय करके, है ना। तो मैं पूछूँ आपको, तो मैं आपसे पूछूं कि कुल पथ की लंबाई कितना होगा, है ना, या कुल दूरी कितना होगा। और पथ की लंबाई को ही दूरी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। वहाँ पे मैं पथ का लंबाई हेडिंग लगाया था ना, उसे दूरी कहते हैं, है ना। तो यहाँ दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो यहाँ पे हमने वही लिख दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और ये कितना है, तो 2 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 4 मीटर, और सबको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 मीटर। अब मैं बोलूँ कि ये वस्तु जो है ए से चला बी तक और बी से गया सी तक, और मान लीजिए सी पर ही रुक गया, है ना। तो मैं पूछूं कि दूरी कितना होगा, तो 2 और प्लस 3 5 हो जाएगा मीटर। लेकिन अगर मैं पूछूं विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन क्या होगा कि विस्थापन कभी भी ये दिशा नहीं अपनाएगा, ये शॉर्टकट रास्ता अपनाता है। तो यानी कि ए और सी के बीच का लंबाई ही हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन। तो यहाँ पे विस्थापन बराबर हमने वही लिखा है, तथा विस्थापन ए सी बराबर 4 मीटर। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ए से बी गया और बी से सी गया और सी से पुनः ए पर आ गया, तो विस्थापन कितना हुआ, तो विस्थापन 0 हो जाएगा। कहें कि अंत यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु भी यहीं पे है और अंतिम बिंदु भी क्या है, ए ही है। तो यानी कि हमारा यहीं पर है, तो हमारा जो परिवर्तन हुआ है कुछ भी नहीं हुआ है ना। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा विस्थापन उस तुलना में 0 हो जाएगा, राइट। अब विस्थापन कैसे धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए कि थोड़ा सा अगर यहाँ पर ध्यान दे दिया जाए, यदि यक्स आई है ना, यक्स आई छोटा है और x2 बड़ा है, तो विस्थापन क्या होगा, धनात्मक होगा। सिंपल सी बात है कि अगर x1 का मान के चलिए, मान लीजिए कि x1 का मान 4 मीटर है और x2 का मान 2 मीटर है, तो मैं पूछूं कि तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो इन दोनों का अंतर 2 मीटर होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी दोस्तों, x1 छोटा है, ये 2 मीटर है और ये 4 मीटर है ना। तो इस स्थिति में क्या होगा, अगर x1 छोटा x2 क्या हो, बड़ा हो, तो इस स्थिति में आपका जो विस्थापन होगा वो धनात्मक होगा, 2 मीटर होगा, है ना। यानी कि अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति 4 मीटर, अप्रारंभिक 2 मीटर, 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 2। लेकिन अगर मैं बोलूं कि वहीं यदि x1 का परिमाण बड़ा हो, है ना, मान लीजिए कि x1 का बड़ा हो गया, मान लीजिए x1 का मान 4 मीटर है और x2 का मान 2 मीटर है, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर विस्थापन
तो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति क्या है, x2 मतलब 2, और प्रारंभिक स्थिति कितना है 4, दोनों को घटाएंगे तो माइनस का 2 मीटर आ जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे विस्थापन ऋणात्मक हो जाएगा। और शून्य तो आप जानते ही हैं, जहाँ से चलना स्टार्ट किया कोई वस्तु और वहीं पे आके रुक गया तो उसके द्वारा जो अंतिम स्थिति भी और प्रारंभिक स्थिति भी वही है, तो यानी कि जो पथ की लंबाई है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे विस्थापन की तुलना में, विस्थापन क्या कहला जाएगा यहाँ पर, शून्य कहला जाता है ना, क्योंकि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच के डिफरेंट को बताया जाता है, और डिफरेंट ही शून्य हो जाए, वहीं पे हो रहे कोई वस्तु जहाँ है वहीं पे खड़ा हो जाए आके फिर से, तो वहाँ पे विस्थापन जो हो जाएगा शून्य हो जाएगा, राइट। अब चलिए कुछ आगे भी है, हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें कि एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 3 मीटर चलता है, फिर उत्तर दिशा में 4 मीटर चलता है। व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। ये जेईई मेंस में आ चुका है दोस्तों, ठीक है। तो इसे अच्छी तरह से देखिएगा, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाता है। जब आप तैयारी करेंगे किसी जॉब वगैरह का तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कि बोल रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में, यानी कि अब आपको दिशा का आवश्यकता पड़ेगा। सो यहाँ पे पहले हम लोग दिशा का हम लोग रचना कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो रेखा के द्वारा एक दूसरे को क्या करेंगे, हम लोग प्रतिच्छेद कराएंगे बिंदु O पर, है ना। जो ऊपर वाला दिशा होता है वो उत्तर दिशा कहलाता है, और ये नीचे वाला क्या कहलाता है, दक्षिण। और इधर क्या होता है हमारा, दाएं साइड की दूरियाँ क्या होती है, दाएं साइड में पूर्व, और बाएं साइड में जो दिशा होती है उसे पश्चिम कहते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 3 मीटर चलता है। यहाँ से कोई भी व्यक्ति जो है मूल बिंदु O से चलना स्टार्ट करता है। तो मान लीजिए कि यहाँ से 3 मीटर बिंदु A पर गया, ये 3 मीटर दूरी तय करके, है ना। फिर बोल रहा है कि फिर उत्तर दिशा में 4 मीटर चलता है। अब देखिए कि ये उत्तर किधर होता है, तो उत्तर ऊपर है ना। तो फिर यहाँ से बिंदु A से ये 4 मीटर पहुँच गया बिंदु B पर। तो बोल रहा है कि व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए, है ना। तो व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी, अब बताइए कि बिंदु O से चलना शुरू किया था व्यक्ति, तो यहाँ से A तक पहुँचा तो 3 मीटर, और A से B तक गया तो 4 मीटर, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 मीटर, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 3 मीटर प्लस 4 मीटर इज इक्वल टू 7 मीटर हो जाएगा, राइट। अब देखिए विस्थापन हमें ज्ञात करना है थोड़ा सा, है ना। तो विस्थापन कैसे होगा ज्ञात, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। विस्थापन किसे कहते हैं, तो शॉर्टकट रास्ता को ही हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो ये जो होता है ना विस्थापन, बोलता है कि मैं मुड़ उड़ के नहीं जाऊँगा, सीधा एकदम डायरेक्ट चल जाऊँगा, है ना। और इसे तो ये क्या किया कि यहाँ बिंदु O से हम लोग B को मिला देंगे, और यही क्या हो जाएगा, ये रास्ता जो होगा सीधा सा, यही क्या कहलाएगा, विस्थापन। तो अब बताइए यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज का काम कर रहा है। ये मान लेते हैं हम लोग कि ये थीटा है कोण, है ना। तो जब ये थीटा है और ये आधार है, ये हमारा लंब है, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का ये वाला जो दूरी OB है ये कर्ण हो गया। तो कर्ण बराबर क्या हो जाता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। लंब क्या दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। 4 और 16 का वर्गमूल हो जाए, 4 और 16 का अगर हम लोग स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो 25 आ जाता है, और 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। सो हमारा हम कह देंगे कि OB यानी विस्थापन जो है उस व्यक्ति का वो क्या हो जाएगा, तो 5 मीटर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा लिख दिया हूँ आपको समझने के लिए। चित्र से माना व्यक्ति बिंदु O से चलना शुरू करता है, ठीक है। बिंदु O से चलना शुरू कर देता है ना, बिंदु A तक पहुँचता है और अंत में B तक जाता है। बिंदु O से A तक जाता है और A से लास्ट B तक जाता है ना। तो वही यहाँ पे लिख दिया है कि माना व्यक्ति बिंदु O से चलना शुरू करता है और अंत में B तक जाता है, इसलिए व्यक्ति द्वारा विस्थापन। तो व्यक्ति द्वारा विस्थापन क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग मॉडुलस लगा लेंगे, OB ही हमारा क्या होगा, विस्थापन, है ना। तो OB के ऊपर मॉडुलस लगा लेंगे, और मॉडुलस कैसे निकाला जाता है, तो रूट अंडर, ये एक प्रकार का लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ही है, ठीक है। तो OB का मॉड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो यहाँ पे वही लिख दिया गया है। तो यहाँ पे OA का मान 3 और ये इस प्रकार करके 5 मीटर आ जाएगा, राइट। ये आपका क्या होगा आंसर। सरल रेखा में गति, अब आ जाता है यहाँ पे सरल रेखा में गति, कि सरल रेखा में गति क्या होता है, जो कि हमारा चैप्टर का ही नाम है, सरल रेखा में गति, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो देखिए अब सरल रेखा में गति से क्या तात्पर्य है,
एक विमीय गति जिसमें केवल लंबाई हो, है ना, ना तो उसमें चौड़ाई हो ना ही ऊंचाई हो। तो यहाँ पे देखिए इसका परिभाषा, तो किसी वस्तु की एक सरल रेखा में एक सरल रेखा के अनुदिश गति को एक सरल रेखीय गति या एक रेखीय गति कहते हैं। जैसे सीधी सड़क पे मान लीजिए कि साइकिल का चलना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइकिल सवार का एक सीधी सड़क पर गति, या हम लोग कहते हैं कि चींटी की एक रस्सी पर गति, यानी एक रस्सी हो और उस पर एक चींटी चल रहा हो, तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा सरल रेखा में गति हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, उम्मीद है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर पुराने मेंबर हैं तो बेल आइकन को ज़रूर हिट करके रखें, क्योंकि जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा, ठीक। और अदर वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, है ना। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो सके। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।